हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम हमारे अतीत के लेसन नंबर 5 जब जनता बगावत करती है रीड करने जा रहे हैं। इस लेसन में 1857 और उसके बाद ऐसी क्या परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई थी जिससे 1857 की क्रांति हुई, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक है इसमें नीतियाँ और लोग। पिछले अध्यायों से हमें ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभावों के बारे में पता चलता है। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों और आदिवासियों, सिपाहियों सब पर अलग अलग तरह के प्रभाव पड़े। आप ये भी देख चुके हैं कि जो नीतियाँ और कार्रवाइयाँ जनता के हित के खिलाफ होती थी या जो उनकी भावनाओं को चोट पहुँचाती हैं, लोग उनका किस प्रकार से विरोध करते हैं। ठीक है, लास्ट लेसन से हमने जाना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस प्रकार से व्यापारी बन के हमारे देश में आई और एक साम्राज्य स्थापित कर लिया था, और उसने कौन कौन से नियम, कायदे, कानून ऐसे बनाए जिससे हमारे देश के राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों और यहाँ तक कि सिपाहियों पर भी बहुत से प्रभाव पड़े। और वह प्रभाव जब उनकी भावनाओं को चोट पहुँचाने लगे तो किस प्रकार से उन लोगों ने इसका विरोध किया। अब आगे देखेंगे हम नवाबों की छिनती सत्ता। 18वीं सदी के मध्य से ही राजा और नवाबों की सत्ता गिरने लगी। उनकी ताकत और सम्मान दोनों समाप्त होते जा रहे थे। कई दरबारों में ब्रिटिश रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। मतलब 18वीं शताब्दी के बीच में मध्य तक आते आते राजा और नवाबों की जो पावर थी, जो शक्ति थी, वो कम होती जा रही थी। ब्रिटिशों ने उनके क्या कहते हैं, दरबार में अपने एक रेजिडेंट यानी अपने एक ब्रिटिश ऑफिसर तैनात कर दिया था, जो इस बात पर ध्यान रखता था कि नवाब या राजा किस प्रकार से अपने शासन में कार्य कर रहे हैं, वो उनके ऊपर एक कंट्रोल बना के रखता था। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता कम होती जा रही थी। उनकी सेनाएं भंग कर दी गई थी। उनके राजस्व वसूली के अधिकार वे इलाके के करके उनसे छीनते जा रहे थे। कई स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए वार्तालाप भी किए, जैसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की इच्छा थी कि कंपनी उनके पति की मौत के बाद उनके दत्तक पुत्र को राजा बना दे। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने गोद लिए पुत्र नाना साहेब पेशवा बाजीराव द्वितीय के गोद लिए पुत्र नाना साहेब ने भी कंपनी से विनती की कि उनके पिता की मृत्यु के बाद जो पिता को जो पेंशन मिलती है वह उनकी मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि मेरे पति के मृत्यु के बाद मेरे दत्तक पुत्र यानी गोद लिए पुत्र को राजा बना दिया जाए, और पेशवा बाजीराव के जो गोद लिया पुत्र था नाना साहेब, उसने कहा कि मेरे पिता की मृत्यु के बाद जो पेंशन उनको मिलती है वो मुझे मिल जाए। लेकिन अपनी ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को मानने से इनकार कर दिया। कंपनी ने उनकी यह विनती नहीं मानी। अवध की रियासत अंग्रेजों के नियंत्रण में जाने वाली रियासतों में आखिरी रियासत थी। सबसे अंतिम में उन्होंने अवध की रियासत को अपने नियंत्रण में लिया था। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोप दी गई और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। 1801 में अवध को एक सहायक संधि दी गई। सहायक संधि के अंतर्गत क्या होता था कि नवाबों के और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता था, जिसके तहत वो उनको सेनाएं प्रदान करते थे अंग्रेज लोग कि हम तुम्हारी और राजाओं से और दूसरे जो तुम्हारे विरोधी राजा हैं उनसे तुम्हारी रक्षा करेंगे, हम तुम्हें सेना देंगे, इसके बदले में तुम्हें हमारी सेना को अपने वहाँ रखना होगा, उसका खर्चा उठाना होगा। यदि तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हारी रियासत को हम अपने कब्जे में कर लेंगे। और अवध के साथ ऐसे ही हुआ। उन्होंने अवध में अपनी सेना की एक टुकड़ी को रखा, जिसको अवध की रियासत में उनका मतलब पूरी तरह से पालन पोषण नहीं हो पाया, उसका खर्चा वह लोग नहीं उठा पाए, तो अंग्रेज़ों ने अवध की रियासत को अपने कब्जे में ले लिया। 1856 में अंग्रेज़ों ने उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने घोषणा कर दी कि रियासत का शासन भली भांति चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को ठीक से चलाने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में शासन अच्छे से चल रहा है, इसलिए शासन को चलाने के लिए ब्रिटिश राज्य का होना बहुत आवश्यक है। कंपनी ने मुगलों के शासन को तबाह करने की भी पूरी योजना बना रखी थी। कंपनी ने जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम भी हटा दिया। 1849 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद गवर्नर जनरल डलहौजी ने 1849 में घोषणा की कि बहादुर शाह व उसके परिवार को लाल किला छोड़कर दिल्ली में कहीं और बसना होगा। मतलब बहादुर शाह की जफर की मृत्यु के बाद कंपनी ने उनके परिवार वालों को किले से निकाल दिया। ठीक है, 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की ही अंतिम मुगल बादशाह होंगे। उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि इसके बाद अब कोई बादशाह नहीं होगा, ये अंतिम मुगल बादशाह थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं बनाया जाएगा, उन्हें सिर्फ राजकुमारों की मान्यता प्राप्त होगी।
आगे देखेंगे किसान और सिपाही। गांवों के किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त नियम से परेशान थे। गांवों के जो किसान और जमींदार थे वो लगान की बढ़ती मांग से परेशान हो रहे थे और सख्त नियमों से परेशान थे। बहुत से लोग महाजनों से लिया कर्जा चुका नहीं पा रहे थे। वो कोई ये लगान चुकाने के लिए उन्हें महाजनों से कर्जा लेना पड़ता था, वह कर्जा भी नहीं चुका पा रहे थे। इसी वजह से उनकी पुरानी पुश्तैनी ज़मीनें जो थी वो उनके हाथों से जाती जा रही थी। कंपनी के मातहत काम करने वाले सिपाही भी असंतुष्ट थे, यानी कंपनी के लिए काम करने वाले जो सिपाही थे वो भी खुश नहीं थे, जिसके लिए उनकी अपनी वजह थी। वे अपने वेतन भत्ते और सेवा शर्तों के चलते परेशान थे। कई नई नियमों से उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचती थी, यानी सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों से उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंच रही थी, आस्थाओं को ठेस लगती थी कि उस जमाने में कई लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उनका मानना था कि समुद्री यात्रा से उनका धर्म तथा जाति भ्रष्ट हो जाएगी। पहले के लोगों का मानना था कि समुद्र पार न जाने से उनकी जाति और धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे। 1824 में जब सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ता वर्मा जाने को कहा गया तो उन्होंने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। जो भारतीय सिपाही जो अंग्रेजी सेना के लिए कार्य करते थे, 1824 में उन्हें बर्मा में जाकर युद्ध लड़ने के लिए कहा गया, जिससे यहाँ के सिपाहियों ने मना कर दिया। किंतु वे जमीन के रास्ते से जाने को तैयार थे। उन्होंने कहा हम समुद्र के रास्ते नहीं जाएंगे, जमीन के रास्ते हम बर्मा जा सकते हैं। सरकार के हुक्म की अवहेलना के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई। इस मुद्दे से निपटने के लिए कंपनी ने 1856 में एक नया कानून बनाया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना की नौकरी करेगा तो आवश्यकता पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ेगा। भाई जब उन लोगों ने मना किया तो कंपनी ने 1856 में एक नया रूल बना दिया, अगर आपको कंपनी में सेना की नौकरी करनी है तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपको समुद्र पार भी जाना पड़ेगा। सिपाही गांवों के हालात से भी नाराज़ थे। बहुत से सिपाही स्वयं किसान थे। सिपाही अपने परिवारों को गांवों में ही छोड़कर आए थे। नतीजतन किसानों का गुस्सा जल्दी सिपाहियों में भी फैल गया। कुछ सिपाही कैसे थे, वो खुद किसान थे, वह जानते थे कि सरकार की इस बदलती नीतियों की वजह से उनके परिवार का पेट भरना मुश्किल हो रहा था, तो वह भी इसके खिलाफ हो गए। आगे सुधारों की प्रतिक्रिया। अंग्रेजों का मानना था कि भारतीय समाज में सुधार जरूरी है। उन्होंने सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को रोकने को बढ़ावा देने के लिए नए कानून बनाए। वो ये तो मानते थे कि भारतीय समाज में कुछ कुरीतियां हैं जिन्हें दूर करना जरूरी है। इसके लिए उन्होंने सती प्रथा को रोकने की और विधवा विवाह को रोकने के लिए कानून बनाए। सती प्रथा ये होता था कि जब किसी स्त्री का पति मर जाता था तो उसको जबरदस्ती उसके पति की जलती चिता के साथ जिंदा जला दिया जाता था। और विधवा विवाह ये था कि अगर कोई स्त्री बचपन में पहले बच्चों का विवाह हो जाता था, अगर उसका पति मर जाता था तो उसका विवाह दोबारा नहीं होता था, उसको एक रूखा सूखा एक अंधकार में जीवन जीना होता था। अंग्रेजों ने इसके खिलाफ नया कानून बनाया। उन्होंने कहा कि सती प्रथा को रोका जाएगा और विधवा विवाह यानी जो विधवा हो जाती है उसका पुनर्विवाह के बारे में कार्य किया जाएगा। अंग्रेजी भाषा को बहुत प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और जमीन व संपत्ति जुटाने की छूट भी दे दी। 1850 में उन्होंने एक नया कानून बनाया जिसने ईसाई धर्म को अपनाना आसान बना दिया। इस कानून में प्रावधान था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म को अपनाएगा तो पुश्तैनी संपत्ति पर उसका पहले जैसा ही अधिकार रहेगा। उन्होंने ईसाई धर्म को बढ़ाने के लिए क्या प्रावधान बना दिया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म को अपना लेगा तो उसकी जो पुश्तैनी जमीन है वो उसको वापस दे दी जाएंगी। बहुत से भारतीयों को यह लगने लगा था कि अंग्रेज उनका धर्म, सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव लाना चाहते थे। इन सुधारों और उनके सुधार आंदोलनों के विषय में हम आने वाले अध्यायों में पढ़ेंगे। जनता की नज़र से लोग उस जमाने में अंग्रेज शासन के विषय में क्या सोचते थे इसका जायजा आपको नीचे के स्रोतों से मिल सकता है, यानी अंग्रेजों के बारे में उस समय की जनता के क्या विचार थे। अब आएगा सैनिक विद्रोह, जन विद्रोह बन गया। जो सैनिक विद्रोह था वह किस प्रकार से जन विद्रोह बन गया। शासक और प्रजा के बीच संघर्ष होना कोई नई बात नहीं होती। राजाओं और प्रजा के बीच तो कुछ ना कुछ मनमुटाव चलते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं थी। किंतु कभी कभी ये संघर्ष इतने गहरे हो जाते हैं कि राज्य की सत्ता खतरे में
पड़ जाती है। कभी कभी ये संघर्ष इतने गहरे हो जाते हैं कि सत्ता जो है वो खतरे में पड़ जाती है। बहुत से लोगों का मानना है कि उन सब का एक शत्रु है, इसलिए वे सब कुछ करना चाहते थे। इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। यानी जब लगता है कि हमारा शत्रु एक है तो उसको खत्म करने के लिए सबको संगठित होना पड़ता है। तो वह भी संगठित होना शुरू हो गए। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास से काम लेना पड़ता है। ठीक है। 1857 में भारत के उत्तरी भागों में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। जीत और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक जबरदस्त विद्रोह से लड़ना पड़ा था। 1857 में शुरू हुए इस विद्रोह से कंपनी का अस्तित्व भारत में खतरे में पड़ गया था। जो मई 1857 में विद्रोह शुरू हुआ था, इससे कंपनी का अस्तित्व जो था वो खतरे में पड़ गया था। सिपाहियों ने मेरठ से यह विद्रोह शुरू किया। समाज के विभिन्न तबकों के हजारों लोग विद्रोही तेवरों के साथ हाथ से हाथ मिलाने को तैयार हो गए। कुछ लोगों का मानना था कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र विद्रोह था। तो स्टूडेंट्स, अब मैंने आपके इसके 3 पेजेस आपको रीड करा दिए। आपने इसके वीडियो के साथ साथ अपने लेसन को रीड करना है और समझना है। अब इसके आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रीड कराऊंगी। ओके, गुड डे।